हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन ली थी। वो डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और पिछले ट्यूटोरियल में ही मैंने आपको बता दिया था कि आगे हम इसके हर वर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे, और जब हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें जो सरकार होती है उसे लोग चुनते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि किस प्रकार के रूलर्स चुने जाएंगे जिससे वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, और इलेक्शंस किस तरह के होने चाहिए जिससे कि वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, और किस तरह के लोग हैं यानी वोटर्स जिनके वोट देने की वजह से वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। और चौथा भी एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट एक बार फॉर्म हो गई तो फॉर्म होने के बाद क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि नहीं है, या एक बार गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद वो मनचाहे तरीके से काम कर सकती है। वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और एक बात और, जो गवर्नमेंट होती है उसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है। किस चीज़ की अथॉरिटी होती है? लॉ बनाने की अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग, देश के लिए, लोगों के लिए डिसीजंस लेती हैं गवर्नमेंट। तो डिसीजंस ये रूलर्स लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन से लोग चुने जाएं जिन्हें हम कहें कि वो एक डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, एक डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बुक में लिखा गया। तो दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस। इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को हमको स्टडी करना है, और इस सिंपल सी स्टार्टिंग डेफिनेशन से हमें सबसे पहले वर्ड मिलता है द रूलर्स, जिन्हें हम कहते हैं शासक। इन दिस डेफिनेशन एक क्वेश्चन ये उठता है कि रूलर्स कौन होंगे, हु आर द रूलर्स, विच ऑफिसल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। किस प्रकार के ऑफिसल्स का चुनाव किया जाए। देखिए, ऑफिस होता है कार्यालय, और ऑफिस होता है एक पद भी। तो जो भी व्यक्ति चुना जाएगा कम से कम एक ऑफिस पे तो बैठेगा ना, उसका एक ऑफिस होगा, उसका कार्यालय होगा, उसका एक पद होगा। तो उससे आप इसको समझिए कि किस प्रकार के लोगों का चुनाव हो जो पद को होल्ड करेंगे, और उनके चुनने के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। और उसके अलावा विच डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसल्स इन अ डेमोक्रेसी। और किसी डेमोक्रेसी में जो चुने हुए लोग नहीं हैं वो किस प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एक और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दो प्रकार के आप जो पीपल हैं किसी भी, जैसे भारत इंडिया में ही देख लीजिए, तो इंडिया में हम लोगों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हो गए सिविल पीपल जैसे कि हम लोग, और एक हो गए मिलिट्री यानी कि जो सेना में सर्विस करने वाले लोग हो गए। तो हम हैं सिविल जनता और ये है मिलिट्री जनता। तो चुने हुए लोग तो सिविल जनता से होंगे, लेकिन जो चुने हुए नहीं हैं, जो नॉन इलेक्टेड हैं, वो किस प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब जरा आप ही सोचिए, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसका डीएम होगा कि नहीं होगा? क्या वो डीएम चुना हुआ व्यक्ति है? क्या उसे लोगों ने चुना है? नहीं, लेकिन वो भी तो डिसीजन लेता है, पूरे जिले का मालिक होता है, पूरे जिले को कंट्रोल करता है। ही इज ए नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल, ही और शी आल्सो टेक्स डिसीजंस। और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आल्सो टेक डिसीजंस। तो डिसीजंस तो ये भी ले रहा है, ये भी ले रहे हैं। तो वो हमें देखना है किस प्रकार के डिसीजंस कौन लेता है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। अब दूसरी बात आती है कि हम कई बार कह रहे हैं कि चुनाव चुनाव चुनाव, तो वास्तव में किस प्रकार के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का आप इलेक्शन करा दोगे तो उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे, इन पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी शर्तों का पूरा होना जरूरी है? कंडीशंस का मतलब भाई ये होगा तब माना जाएगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये होगा तब माना जाएगा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब किन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब हम उसे मानेंगे। कंसीडर मतलब हम उस पर विचार करेंगे कि वो डेमोक्रेटिक है, या हम उसे मानेंगे कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। उसके बाद आता है तीसरा, कि इलेक्शन होगा तो लोग वोट देंगे। लोग का मतलब द पीपल। तो हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। अब देखिए, अब जैसे इंडिया का ही हम उदाहरण लें तो इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब इस इंडिया में जो इंडियन हैं, जो इंडियन पीपल हैं, मतलब पी फॉर पीपल, तो इन्हीं में से ऐसे भी लोग होंगे जो इलेक्शन में खड़े होंगे और वो रूलर बनने के लिए खड़े होंगे। दूसरा है कि जो इलेक्शन में नहीं खड़े हैं वो वोटर्स होंगे जो वोट देंगे और अपने रूलर को चुनेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, व्हाट, हु, कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। कौन लोग हैं जो रूलर्स का चुनाव कर सकते हैं, मतलब इनका चुनाव कर सकते हैं। एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और कौन लोग हैं जो खुद रूलर के रूप में खड़े होकर इलेक्शन में जीत कर आ सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द इक्वल बेसिस। क्या हम हर नागरिक को बराबर के दर्जे के हिसाब से ये दोनों मौके दे सकते हैं? मतलब आप चाहे तो
चुनाव में खड़े होइए एक कैंडिडेट बन के, लोग आपको वोट देंगे, या आप एक वोटर की हैसियत से आप चुनाव में खड़े नहीं हो रहे हैं पर जो खड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देंगे। तो एक कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो भी इसी में से आता है और वोटर भी इसी में से आता है। तो क्या हम इनको इक्वल बेसिस दे सकते हैं? या कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? तो क्या डेमोक्रेसी में कोई भी देश अपने किसी नागरिक का यह अधिकार छीन सकते हैं? क्या अधिकार? कि वो अगर चुनाव में खड़े होना चाहता है तो ये भी उसका राइट है, अगर वो वोटर बन के वोट देना चाहता है तो ये भी उसका राइट है। क्या हम इनमें से ये राइट्स किसी भी नागरिक का छीन सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में निकलते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई है जिसे आजीवन कारावास हुआ है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है, हालात तो वो सिटीजन ही है इंडिया का, तो क्या अब उसे वोटिंग राइट होगा कि नहीं होगा? या कोई बहुत ही मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सही निर्णय करने की क्षमता नहीं उसके अंदर है, क्या उसे वोटिंग राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे मन में है। और फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? अच्छा, इतना कुछ होने के बाद, मतलब इलेक्शन होने के बाद सरकार बन भी जाती है, तो किस प्रकार की गवर्नमेंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी में रूलर्स एक बार चुने जाने के बाद मनचाहा शासन चला सकते हैं? और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है डेमोक्रेसी में, क्या उसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं? मतलब किस प्रकार की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? एक लिमिट के साथ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो लिमिट क्या होगी वो हमें पढ़ना है। या कोई लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे शासन चला सकती है, उस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, ये भी हमें देखना है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? क्या डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि जो सरकार चुन के आएगी वो अपने सिटीजन्स के राइट्स यानी उनके अधिकारों का सम्मान करेगी? अब आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, आप 6, 7, 8 में हैं, आपने पढ़ा होगा कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ऐसे बहुत से राइट्स हैं। तो क्या गवर्नमेंट को उन राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए? मतलब सिटीजन्स के उन राइट्स को कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए, और इस प्रकार का शासन नहीं चलाना चाहिए कि उनके शासन की वजह से ये अधिकार संकट में पड़ जाएँ, खतरे में पड़ जाएँ। ये सारे प्रश्न हमें आंसर ढूँढने हैं। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज़ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब हम कुछ एग्जांपल से इन सब पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका क्या मतलब समझे कि डेमोक्रेसी में जो बड़े-बड़े निर्णय हैं, उन्हें हमेशा चुने हुए लोग ही लें, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। और ये हमारा जो पहला प्रश्न था, उससे रिलेटेड है कि रूलर्स कौन होने चाहिए हमारे? क्योंकि मालूम है रूलर्स डिसीजन भी लेते हैं, तो रूलर्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो इलेक्टेड लीडर्स हों और वही हमारे लिए निर्णय लें। इलेक्टेड मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें पाकिस्तान की स्टोरी दी गई है, मैं एक बार एनोटेशंस क्लियर कर देता हूँ। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यहाँ पे मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लेड अ मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। ये सब आप ध्यान से सुनते रहिए, दिमाग में रखते रहिए, एमसीक्यूज़ बनते हैं, उनका आंसर आप ठीक से दे पाओगे। और मिलिट्री coup भी इसके अंदर आया है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से वो रूल बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी है, कब तक रहेगी, कैसे हटेगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसे हम वैलिड गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब एक लीगल गवर्नमेंट कहेंगे जो सही तरीके से सरकार फॉर्म हुई है, वो भी इलेक्शन के ज़रिए। लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इस प्रकार से वैलिड, उसे अगर कोई उखाड़ फेंकता है, उसे हटा देता है गैर कानूनी तरीके से, उस तरीके से नहीं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, दूसरे तरीके से, जैसे अक्सर जो मिलिट्री होती है, मतलब सेना, तो वो क्या करती है कि इस तरह की सरकारों को जब हटा देती है तो उसे कहा जाता है कू, मतलब कि तख्ता पलट, सरकार हटाई और खुद काबिज हो गए। और आपको मालूम है ये लोग नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि सेना का चुनाव जनता नहीं करती। तब आपको समझ में आ गया मिलिट्री कू का मतलब। 1999 में उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो चुने हुए लीडर थे, प्रधानमंत्री थे वहाँ के, और उन्हें हटा दिया उस समय के जो मिलिट्री जनरल थे, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और इसीलिए इसको एक मिलिट्री कू कहा गया। हमारे इंडिया के 2 पड़ोसी देशों में ये होता रहा है। अभी भी करंट में जब वीडियो बनाया जा रहा है तो म्यांमार, जिसके बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, म्यांमार में अभी भी मिलिट्री जनता का शासन है।
दूसरा हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और वहाँ के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर इमरान खान, और अक्सर ये कहा जाता है कि ही इज़ अ पपेट ऑफ, मतलब इट इज़ जनरली सेड पपेट ऑफ द मिलिट्री इन पाकिस्तान, वरना उनका तख्ता पलट कर देगी मिलिट्री, वो मिलिट्री के कहने पे चलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो पाकिस्तान में मिलिट्री कू का इतिहास रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना। भारत एक सफल लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में एक मिसाल है अपने आप में, इतने बड़े देश जहाँ की पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आती है, 1 अरब 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। चाइना और इंडिया को छोड़ के कोई तीसरा देश ऐसा है ही नहीं जहाँ पर 1 अरब की जनसंख्या हो। अगर हम किसी तीसरे नंबर के देश की बात करें तो अमेरिका है, वहाँ पे भी 33-34 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो पाकिस्तान में 1947 में आज़ादी लेने के बाद 1958 में ही मिलिट्री कू हो गया, और जानते हैं कब तक रहा ये? 1971 तक। इतना लंबा क्यों था? लगभग 13 साल। कोई भी मिलिट्री कू वहाँ पे 8-9 साल से कम नहीं रहा। उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा मिलिट्री कू हुआ, ज़्यादा समय नहीं बीता, और 1977 से 1988, ये भी लगभग 11 साल। तीसरा जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं वो था 1999 से 2008 तक। उसके बाद ये मिलिट्री कू ख़त्म होता है, चुनाव होते हैं, और उसके बाद से अभी तक तो सेना ने तख्ता पलट वहाँ का नहीं किया, लेकिन हमेशा खतरा बना रहता है। ये है पाकिस्तान के इतिहास कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करके वहाँ पे मिलिट्री जनता शासन करने बैठ गई, और ये सब नॉन इलेक्टेड लोग थे। और इसलिए ये जो मैंने यहाँ पे डेट्स दी हैं, इस दौरान डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हम नहीं कह सकते कि थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 अक्टूबर में मिलिट्री कू किया। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने ओवरथ्रू का मतलब उस सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उसको हटाया और अपने को खुद क्या घोषित किया? ध्यान दीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने आप को पाकिस्तान का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। मतलब उस देश का एक प्रकार से हेड जो डिसीजन लेगा और उसको पूरे देश पर लागू करेगा। इस तरह के एमसीक्यूज बनते रहते हैं। लेटर ही चेंज्ड हिज डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन का मतलब पद, तो बाद में उसने अपना पद बदल के प्रेसिडेंट कर लिया। मतलब पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को घोषित किया और 2002 में अपने को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो यानी कि 1999 लगभग 3 साल, 2000, 2001, 2002 हेल्ड रेफरेंडम। उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया गया। देखिए, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत। जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में एमएलएज और एमपीज़ का चुनाव होता है, तो वो एक प्रकार से रेफरेंडम नहीं है। रेफरेंडम वो जनता के बीच में ले जाकर उनसे उनमें राय मांगी जाती है, उसे हम कहते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। तो उन्होंने जनमत कराया अपने देश में, और उसके बाद उस जनमत का जो निर्णय, मतलब जनमत का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को बताते हुए ये कहा कि जनता ये चाहती है कि वो शासन में बने रहें, और इसी रेफरेंडम के आधार पर उन्होंने अपना शासन 5 साल के लिए बढ़ा लिया, यानी 2002 से 2007 तक। पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखिए मीडिया का मतलब यही पाकिस्तान के जो अखबार हैं, टीवी हैं और जो समाचार चैनल हैं, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत से, और देश में अपने अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। जहाँ मानव अधिकारों का हनन होता है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जनता यूज़ नहीं कर पा रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया में उस सरकार की आलोचना करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता को वो अधिकार दिलाए जाए। जैसे पुलिस की ज़्यादती हो, सरकार के कुछ ऐसे कानून हो जो जनता के खिलाफ हों, जैसा कि अक्सर जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, और एक्टिविस्ट हम उन्हें कहते हैं जो, देखिए कोई भी व्यक्ति एक्टिव है किसी चीज़ में तो एक्टिविस्ट कहलाएगा। अब आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में एक्टिव हैं, तो आप भी एक प्रकार से एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आप स्टूडेंट का काम कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है तो वो राजनीति में कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, सोशल एक्टिविस्ट है तो वो समाज में कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट होते हैं वो लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मतलब जहाँ पे लोकतंत्र इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे लोकतंत्र इस्टेब्लिश होना चाहिए। जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी चल रही है तो उस डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, लोगों को अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिलाया जाए, तो वो लोग एक्टिविस्ट कहलाएंगे, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। तो भाई इतना बड़ा मिलिट्री कू हो गया तो क्या देश दुनिया में कोई रिएक्शन ना हुआ होगा? ये सब मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और लोकतंत्र के काम करने वाले जो लोग एक्टिविस्ट हैं उन सब ने अपना रिएक्शन दिया एंड सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम करा के और 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया है, ये रेफरेंडम कैसा है? बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड।
देखिए आप गलत तरीके अपनाते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, तो वो आपकी माल प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। और अगर आप फ्रॉड करते हो, धांधली करते हो, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। तो ये आरोप लगाया गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने धांधली करके रेफरेंडम ढंग से नहीं कराया, इसलिए इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है, हालाँकि मीडिया पे तो एक प्रकार से सेंसरशिप लग जाती है, जहाँ पर इस तरह से मिलिट्री कू होता है, वो खुलकर नहीं बोल सकते। और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं, अमेरिका है, इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जहाँ पर हैं, वो हमेशा डेमोक्रेसी का फ़ेवर करते हैं। तो सब लोगों ने आरोप लगाया कि ये परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम किसी काम का नहीं है, ये बेईमानी थी। इन अगस्त 2002, अब देखिए 2002 में रेफरेंडम कराया गया था। ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। देखिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को आप याद रखिए, एमसीक्यू में आपको काम देगा कि उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब एक आदेश पारित किया, जिसके ज़रिए वो अमेंडमेंट कराना चाहते थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। उस ऑर्डर का नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और वो ऑर्डर किस प्रकार का था? वो ऑर्डर इस प्रकार से था कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। क्या बात है, कितनी बड़ी पावर उसने अपने हाथ में ले ली कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो, उनको भंग कर सकती है। अब देखिए हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करता है, पूरे देश पे शासन करता है। लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दरअसल वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ को लीड करते हैं। प्रोविंसेस का मतलब हो गया स्टेट्स। तो आप चुनी हुई सरकार जो पूरे देश की है, यानी प्राइम मिनिस्टर तक को आप हटा सकते हो और चीफ मिनिस्टर उसकी पूरी सरकार को आप भंग कर सकते हो। इतनी बड़ी पावर प्रेसिडेंट के पास। और बताइए ये चुने हुए हैं, ये डिसीजन ले समझ में आता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो तो नॉन इलेक्टेड है ना। परवेज़ मुशर्रफ तो मिलिट्री जनरल, वो कहाँ इलेक्ट होके आ रहा है? और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी पावर डिसीजन मेकिंग इसके पास है। हाउ कैन इट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी? अब देखिए यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी वहाँ पे वर्क कर रही है, मिनिस्टर्स भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और हमने जो सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। यानी अब हम थोड़ा डीप में जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इलेक्शन होने के बावजूद भी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला फीचर अभी अभी हम पढ़ेंगे आगे कि डिसीजन मेकिंग की फाइनल अथॉरिटी इलेक्टेड लोगों के पास होनी चाहिए। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, मतलब परिषद बनाई गई, जो नज़र रखती थी कैबिनेट पर। आप जानते हैं कैबिनेट कौन होती है? जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उस प्राइम मिनिस्टर के कुछ चुने हुए मंत्री होते हैं जिनके बीच वो बैठकर डिसीजन लेता है। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर और वो बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके आसपास उसके चुने हुए मंत्री हैं। इसमें वो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को लागू करते हैं। और ये सारे मंत्री उसमें सहमति देते हैं कि हाँ भाई हम राजी हैं, आपके डिसीजन को हम टिक मार्क करते हैं। अब ये देखिए इलेक्टेड लोगों का काम है, ये सिविल जनता का काम है, और इसके ऊपर सुपरविजन के लिए यहाँ पे देखिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश कर दी गई, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और तो और देखिए ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी इसमें सैनिक अधिकारी होते थे, आखिर वो भी तो सेना का ही जनरल था ना, सैनिक अधिकारी होते थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस कानून को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड, देखिए चुनाव भी कराए गए टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सरकार के लिए चुनाव कराए गए और वहाँ पे जो स्टेट्स हैं असेंबलीज का गठन किया गया, चुनाव कराए गए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, तो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। और हमने छोटी डेफिनेशन में ये पढ़ा था, सिंपल डेफिनेशन में, कि इलेक्शंस हो जाए तो डेमोक्रेसी हो जाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब जो चुने हुए लोग हैं, अब जो कि चुनकर आए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके पास पावर्स भी हैं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो अंतिम पावर, मतलब कि इनके पावर डिसीजन लेने को भी जो पलट सकते थे, ऐसी डिसीजन मेकिंग पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी। और उनका हेड था जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ खुद। क्लियरली साफ तौर पर नज़र आ रहा है, देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो हम इसे एक डेमोक्रेसी नहीं कह सकते परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान, यानी मिलिट्री के शासनकाल के दौरान वहाँ इलेक्शन कराए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन सम ऑफ दीज। तो चलिए अब हम कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या जो पाकिस्तान में शासन करने वाले लोग हैं, क्या उन्हें लोगों ने चुना है? मतलब दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल? आंसर होगा नॉट क्वाइट, पूरी तरह से बात सही नहीं है। पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने होंगे एमएलए एमपी के रूप में टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द
रूलर्स, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वास्तव में रूलर्स नहीं है। रूलर वो होता है जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है? वो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जिनका हेड है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिसर, रेस्टेड मतलब निहित होना, उनके पास वो चीज़ होना। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिसर्स, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आर्मी ऑफिसर्स के पास थी, और वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, इनमें से कोई भी लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। तो अब आप देखिए कितना यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। इलेक्शन भी है, एक नेशनल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, उसके बावजूद भी हम इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई हेड बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट है, और वो नॉन इलेक्टेड है, आर्मी का व्यक्ति है, जनरल है। इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो इनके डिसीजन को पलट सकता है, इनको बर्खास्त कर सकता है। सबसे बड़ी पावर तो ये है इनके पास। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी डिसीजन मेकिंग फाइनल अथॉरिटी नॉन इलेक्टेड पर्सन के पास है। हम कैसे कह दें इलेक्शन होने के बावजूद भी, इतना कुछ सरकारें चुने जाने के बावजूद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? वो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे फेल होती नज़र आ रही है। इसीलिए अब हम यहाँ पे हर एक वर्ड पे डिस्कशन कर रहे हैं कि रूलर कौन लोग होंगे। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज़, तो जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं, मोनार्कीज़ हैं, वहाँ ये सब देखने को मिलता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, रियल पावर लेकिन नॉन इलेक्टेड लोगों के पास होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो डिक्टेटर है वो चुना हुआ व्यक्ति हो। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, और ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कुछ देशों में तो जो रियल पावर है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, मतलब कि उस देश के ऊपर अन्य देशों का प्रभाव रहता है। हम इसमें पाकिस्तान का ही उदाहरण क्यों न लें? अक्सर पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो चाइना के ऋण के तले दबता चला जा रहा है। चाइना में अगर मुस्लिम्स के प्रति अत्याचार होता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इतना ज़्यादा उधार लिया हुआ है, इतना ज़्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे चाइना एक दिन तबाह कर देगा पाकिस्तान को, उसकी भूमि पे कब्जा कर लेगा। तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता। और जो पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बनती हैं उस पर चाइना का ध्यान रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस देश पर किसी दूसरे देश यानी एक्सटर्नल पावर का प्रभाव है। और ऐसे भी देश हैं छोटे छोटे जहाँ पर अभी भी जो ऑटोनॉमी के तहत वहाँ पे गवर्नमेंट्स तो फॉर्म होती हैं, लेकिन वास्तव में अभी भी वहाँ पर जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनका प्रभाव है। लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो एक्सटर्नल पावर्स का प्रभाव रहता है, ना कि लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसे हम लोगों का शासन नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी में तो लोगों का शासन होता है। कहाँ से लोगों का शासन है? लोगों के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि तो अंतिम रूलर है ही नहीं है। अंतिम रूलर तो एक जगह जनरल है और दूसरी जगह एक्सटर्नल पावर्स हैं। इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद हमें अपना पहला फीचर मिलता है। इन आ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। रेस्ट का मतलब के पास वो पावर होनी चाहिए, के अंदर वो पावर होनी चाहिए, और मस्ट का मतलब ज़रूरी। तो डेमोक्रेसी अगर है उस देश में तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ के चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। पाकिस्तान में जब तक मिलिट्री का शासन था ऐसा नहीं था, वहाँ इलेक्टेड पीपल थे, लेकिन डिसीजन लेने की जो पावर थी, अल्टीमेट पावर वहाँ पे वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी। सो पाकिस्तान कैन नॉट बी कॉल्ड टू हैव डेमोक्रेसी इन दोज टाइम्स ऑफ मिलिट्री रूल्स। और इस वीडियो को बनाने तक म्यांमार में यही स्थिति है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है कि वहाँ के जो रूलर्स हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। ये हमारा पहला फीचर हो गया। दैट इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अब तो रूलर वाली बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे आइटम पे, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इलेक्शन पे हम बात करेंगे। रूलर का तो मामला क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसी में अगर रूलर इलेक्टेड हैं और डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है तभी डेमोक्रेसी है, नहीं तो नहीं। अब इलेक्टोरल कंपटीशन यानी इलेक्शन में क्या होता है? कंपटीशन ही तो होता है। कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, आपस में कंटेस्ट करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। यहाँ पे हम चाइना का उदाहरण लेंगे। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। देखिए इतने अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, और उस सिंपल डेफिनेशन को आप याद रखिए जहाँ पे कहा गया था कि डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ पे रूलर्स इलेक्शंस के जरिए लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं। तो हमने पाकिस्तान में देख लिया ना, इलेक्शंस हुए, चुनकर भी आए, उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी नहीं है।
अब आते हैं हम इलेक्शंस पे कि इलेक्शंस होने के बावजूद भी वहाँ सही डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो इलेक्शंस किस तरह के हों, इस पर भी गौर करना पड़ेगा अगर हमें उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहना है तो। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, और इस प्रकार से कंट्री की पार्लियामेंट चुनी जाती है जिसका नाम है क्वानगुओ रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसका नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। भाई देखिए, आप ध्यान से सुनते रहिए और एमसीक्यू के लिए रेडी रहिए। ये चीन की पार्लियामेंट का क्या नाम है? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। और उसके बाद जब चुनाव होने के बाद जब नेशनल पीपल कांग्रेस का गठन होता है तो फिर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को इस्टेब्लिश करती है कंट्री में। हमारे देश में तो ऐसा ही है। हमारे देश में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलएज एंड एमपीज, ये सब मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव जनता नहीं करती। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। तो वही हाल वहाँ पे है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। अब देखिए, लगभग 3000 मेंबर्स हैं जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और वो पूरे चाइना में कोने कोने से चुनकर आते हैं। हमारे यहाँ भी तो एमएलएज और एमपीज़, यानी एमएलएज स्टेट में और एमपीज़ तो भारत के कोने कोने से चुनकर आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। भारत में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। यहाँ पे जाके ट्विस्ट, हमारे देश में पूरी तरह से सिविल जनता का शासन है। आर्मी की कोई भूमिका नहीं होती सरकार चलाने में, लेकिन वहाँ पर है। वहाँ पर इन 3000 लोगों में जो नेशनल पीपल कांग्रेस के यानी वहाँ की पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर भी होते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अच्छा एक तो ये हो गया पहला जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। दूसरा, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अब चुनाव की बात आती है तो अगर आपको चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वाह! यानी अगर कोई कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की रजामंदी लेनी पड़ेगी। मतलब वहाँ जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी कहेगी यस तो लड़ो, कहेगी नो तो नहीं लड़ सकते। अमेजिंग! सिर्फ एक ही दल पूरे चाइना पे शासन करता है, और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसकी रजामंदी लीजिए। ये भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर सबको वो अधिकार चुनाव लड़ने का नहीं दिया जा रहा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-3। देखिए यहाँ पे 2002-3 का डेटा दिया गया है। देखिए कौन लोग चुनाव लड़ पा रहे थे। एक तो या तो वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, या वहाँ पे छोटी मोटी 8 और पार्टीज़ हैं जो कि इसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, उनके मेंबर थे। ऐसे किसी भी दल के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सपोर्ट करने वाला दल नहीं है। ये किसी भी हाल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कहला सकती, नहीं कहला सकती। तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और तो और हमारे देश में तो कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, और स्टेट में तो गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक ही पार्टी का शासन रहता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखा आपने कितना अंतर है। इलेक्शंस हो रहे हैं पर कैंडिडेट्स को फ्रीडम नहीं है चुनाव लड़ने की, और पार्लियामेंट में वहाँ पे आर्मी के मेंबर भी बैठते हैं जो कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 से, अपनी आज़ादी के बाद से, यानी 1930 से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। मैक्सिको का आप उदाहरण लेते हैं हम, लगभग हर 6 साल के बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि कितने समय तक सरकार रहेगी, फिर चुनाव कराना पड़ेगा। और मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव हर 6 साल बाद वहाँ होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। आप देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मतलब वहाँ पे चुनाव भी हो रहे हैं और वहाँ पर जो रूलर है वो ना तो मिलिट्री से आता है और ना ही कोई डिक्टेटर का रूल है वहाँ पे। अमेजिंग! तब तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तब तो वहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे चुनाव भी हो रहा है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहा है, वहाँ पे मिलिट्री का शासन नहीं है, वहाँ पे डिक्टेटर्स का रूल नहीं है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन, लेकिन अगर हम 2000 तक की बात करें, एवरी इलेक्शन, देखिए 1930 से लेकर 2000 तक की बात हो रही है, यानी 70 साल, 70 ईयर्स, इलेक्शंस वाज वॉन बाई पार्टी कार्ड पीआरआई। एक ही पार्टी चुनाव जीतती चली आई, यानी कि पीआरआई, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। याद रखिए इसको। यानी 1930 से एक ही प्रकार की सरकार बराबर चुन के आ रही है। तो क्वेश्चन उठता नहीं है कि जब एक, जैसे चाइना में वन पार्टी शासन है, तो यहाँ और चाइना में क्या फ़र्क रह गया।
हालांकि वहाँ पे बंदिशें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ पे बार बार चुनाव जीत के आ रही है। तो बात तो वही हुई ना, हम नाक को चाहे सीधे पकड़ लें, चाहे हम हाथ घुमा के पीछे से ला के पकड़ें, हम पकड़ तो नाक ही रहे हैं ना, पर दोनों में अंतर है। होल्डिंग इट फ्रॉम हेयर डायरेक्टली एंड होल्डिंग इट बाय राउंडिंग। इसी प्रकार से चाइना में रिस्ट्रिक्शंस हैं तो एक पार्टी का शासन है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है तो भी एक पार्टी का शासन है। तो ये भी डेमोक्रेसी हम कैसे कहें यहाँ पे, जब किसी दूसरे को मौका नहीं मिला आने का। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे दल क्यों नहीं आ पाए। क्योंकि जब कोई दल, जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो बीजेपी का शासनकाल चल रहा है केंद्र में, और इसके पहले भी बीजेपी का था, उसके पहले कांग्रेस का था। तो देखिए यहाँ पे सत्ता बदली कि नहीं बदली। अभी मैं यूपी में रहता हूँ तो यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके पहले सपा की गवर्नमेंट थी, उसके पहले बसपा की गवर्नमेंट थी। मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जो सत्ता में होता है, सरकार में होता है, उसको छोड़कर बाकी लोग जो हैं वो अपोजिशन के लोग कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती थी। जी हाँ, वो इलेक्शन तो लड़ती थी, मतलब दे कंटेस्टेड इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन जीत नहीं पाती थी। क्या जनता सपोर्ट नहीं करती थी या फिर धांधली होती थी। द PRI वॉज नॉन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। जी हाँ, शासन में बैठी गवर्नमेंट जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यूज़ करती थी, डर्टी ट्रिक्स इसे हम कहेंगे, यानी गलत और गंदे तरीके अपनाती थी और इलेक्शन जीत जाती थी। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। अब देखिए, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन्हें पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। अब देखिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी दल से उनको संबंध नहीं रखना चाहिए। हमारे इंडिया में है ये कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसे पार्टी मीटिंग्स में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिशियली पार्टी मीटिंग में भाग लेंगे तो ये माना जाएगा कि वो निष्पक्ष नहीं है। पर उस समय पार्टी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। गजब, जो टीचर्स थे उन्हें दबाव डाला जाता था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को फोर्स करें, समझाएं कि वो PRI को वोट दें, मतलब इसी को वोट दें जो पार्टी बराबर जीत रही। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन। और जो मीडिया था, मतलब जो अखबार और जो समाचार के जो डिफरेंट मीडिया थे, वो क्या करते थे, वो अपोजिशन को इग्नोर करते थे। मतलब जब मीडिया में हम अपोजिशन को ज़्यादा दिखाएंगे ही नहीं तो जनता जान ही नहीं पाएगी उनके बारे में, उनका प्रचार ही नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको इग्नोर करते थे, उनकी आलोचना करते थे। आप जब टीवी पे सामने बैठे हो और आपको हमेशा आलोचना ही देखने को मिलेगी किसी दल की, तो आप समझो कि दल बेकार है और उसे वोट नहीं देंगे। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी तो क्या होता था कि जो पोलिंग बूथ्स थे उनकी जगह ही बदल दी जाती थी, उनको शिफ्ट कर दिया जाता था कि बूथ बनाए जाते हैं ना, और यहाँ पे क्यू लगती है, लोग जाके वोट डालते हैं। तो लोगों के नज़दीक कहीं ना कहीं कई बूथ बनाए जाते हैं जिससे कि लोग वोट डालने जा सकें। अब पता चला कि बूथ A है, ये B है और C है। अब मेरा जो वोट है वो बूथ C में पड़ना है, और जब मैं वोट देने पहुंचा तो पता चला भाई बूथ तो शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। अब या तो मैं वापस लौट जाऊँ या फिर वहाँ तक जाऊँ वोट डालने के लिए। तो इस तरह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट, वो भी आखिरी समय में, कि अब वहाँ जाते तक तो समय ही ख़त्म हो जाएगा वोट देने का, और मेरा वोट कोई ना कोई डाल लेगा गलत तरीके से, जिसे हम बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल पाते थे। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ही बड़ी कमी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पैसा। मनी पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, खासकर इंडियन इलेक्शंस में भी। कहा जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं हो, चुनाव ना लड़ें, वो जीत ही नहीं पाएंगे। तो मनी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी PRI अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में। कैंपेन का मतलब प्रचार में। तो जब चारों तरफ PRI के ही कैंडिडेट नज़र आएंगे, मीडिया में भी नज़र आएंगे, टीचर्स भी फोर्स करेंगे पेरेंट्स को, तो एक प्रकार से, और फिर धांधली भी होगी, डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाएंगी। इस प्रकार से अगर कोई पार्टी बराबर सत्ता में बनी रहेगी तो वहाँ भी हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। मतलब देखिए, इलेक्शंस की बात हो रही है, इलेक्शंस में डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा, जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि E फॉर इलेक्शंस, सिर्फ इलेक्शन होने से ही वहाँ पे सही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं है। इलेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे डर्टी ट्रिक्स अपनाकर एक ही पार्टी सत्ता में बराबर बनी रह सकती है, ये भी अनडेमोक्रेटिक होगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का भी, चाहे वो गवर्नमेंट जो अभी है और जो अपोजिशन है, उनको दोनों को।
तब जाके कहीं हम कहेंगे कि, और डर्टी ट्रिक्स ना अपनाई जाए तब कहेंगे कि वहाँ पे वाकई में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। शुड बी कंसीडर इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग द रूलर्स। क्या जो अभी हमने ऊपर केस पढ़ा, इसमें जो इलेक्शंस हमने पढ़े, क्या हम इसे एक ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने रूलर्स को चुनाव कर रहे हैं? हाँ, चुनाव तो रूलर्स का ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें डर्टी ट्रिक्स अपनाई जा रही हैं, गंदे तरीके अपनाए जा रहे हैं, धांधली की जा रही है, तो इलेक्शंस ही क्वेश्चन के घेरे में आ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रेफरेंडम जो परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया था, वो क्वेश्चन के घेरे में आ गया था। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस। तो इन सबको पढ़ने के बाद जो हमें समझ में आता है वो ये आता है दैट वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते कि इलेक्शंस के जरिए लोग रूलर्स का चुनाव कर रहे हैं, बल्कि रूलर्स गलत तरीके अपनाकर चुने जा रहे हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे चाइना का। चाइना में इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, क्योंकि चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे चॉइस की कमी है। देखिए चॉइस क्या होती है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चुनाव के समय वोट देने जा रहा हूँ, तो पता चला कि ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, ई पार्टी, इनके लोग चुनाव में खड़े हैं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ, डिफरेंट पार्टीज़ से। ये चॉइस हमें चाइना में देखने को नहीं मिलती। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी। और चाइना में क्या है कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी, यहाँ पे 5 पार्टीज लिखी हैं। चाइना में क्या स्थिति होती है, ये सब गायब, सब गायब, सिर्फ एक पार्टी बस, उसी को आपको चुनना है, चॉइस नहीं है। और डेमोक्रेसी में चॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, और इसी के द्वारा जो कैंडिडेट अप्रूव किए जाते हैं उन्हें चुनाव किया जाता है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? हम इसे चॉइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है जो वोट देने जा रही है उसको मजबूर किया जा रहा है कि एक ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। अगर हम मैक्सिकन एग्जाम्पल को देखें, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, तो वहाँ पे चॉइस तो नज़र आती है, मतलब दे हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन वास्तव में नो चॉइस। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि वहाँ चॉइस होते हुए नो चॉइस है। अब जैसे मान लीजिए मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। अब ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, ई पार्टी है, और सत्ता में बैठी है बी पार्टी। अब हम वोट देने जा रहे हैं, तो अब ये पार्टी जब डर्टी ट्रिक्स अपनाएगी तो लोगों को फोर्स करेगी कि इसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जाए, तो हम पब्लिक इसी को वोट देगी, यही फिर जीत जाएगी, ये लोग जीत ही नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार से यहाँ भी चॉइस के होते हुए भी चॉइस ना के बराबर है, क्योंकि लोग किसी और को चुनने ही नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही रहा है। हमारे यहाँ 1947 के बाद से कांग्रेस गवर्नमेंट 28-30 साल तक लगातार रही और कोई दूसरा दल केंद्र में सरकार नहीं बना पाया, तो वो भी एक प्रकार से डेमोक्रेटिकली सही नहीं था। अपोजिशन को मौका मिलना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि चुनाव तो होते हैं, तमाम कैंडिडेट होते हैं, लेकिन हमेशा एक ही पार्टी चुनकर आती है, तो ये स्थिति बन जाती है। मतलब चॉइस होते हुए भी नो चॉइस के बराबर है, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, क्योंकि कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था जिसमें रूलिंग पार्टी को डिफीट किया जा सके। इवन इफ़ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। यानी लोग अगर सरकार का विरोध कर भी रहे हों तो भी सरकार जीत के आ जाती थी। इसको हम नॉट फेयर इलेक्शंस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा होगा कि अब हम पहुंच रहे हैं अपने दूसरे फीचर की तरफ, कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फेयर होंगे तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, तभी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाएंगे। नहीं तो इलेक्शन करा देने मात्र से कोई डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगी। लेकिन आगे हम देखेंगे फीचर में क्या लिखा गया है, तो हमारा अंदाजा है। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर। अब हम एक सेकेंड फीचर ऐड कर सकते हैं। वो सेकेंड फीचर ही टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को समझने के लिए, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शंस किसी भी प्रकार का करा देने से डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगी, उतना ही पर्याप्त नहीं है, उतना ही इनफ नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिसमें रियल चॉइस हो। देखिए रियल चॉइस तब होती है जब सरकार बदल सकती है बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, और हमारे पास पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। मतलब कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, कभी इस पार्टी की सरकार। ये हैं पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, कि अगर हम इस गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं करना चाहते तो हम इस दल की गवर्नमेंट बना देंगे। ये हैं पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है कि अगर हमारा इससे काम ना चले तो ये काम हम किसी दूसरे से कैसे चला सकते हैं। जैसे चाय का अल्टरनेटिव कॉफ़ी, चॉइस है, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस। और देखिए इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जिसमें रियल चॉइस हो, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हों, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स बनाने के लिए दल तैयार हों, और
लोग इस चॉइस का यूज़ भी कर पाएँ, मतलब दे शुड यूज़ दिस चॉइस। अगर उन्हें चॉइस करने का मौका नहीं मिलेगा तो बेकार है। चाइना में तो नहीं है ना ये चॉइस, अल्टरनेटिव ही नहीं है तो चॉइस क्या रहेगी। टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो इस समय जो शासन कर रही सरकार है उसे हरा सकें, हटा सकें। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ। वेस्ट बंगाल में लगभग 28-30 साल तक लगातार वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने फिर उसे हटा दिया। फिर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बनी जो आज तक बनी हुई है, और लगभग लगभग ये शायद तीसरी बार वो जीत के आई हैं कुछ दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिहार में 15 साल यानी 3 पंचवर्षीय योजनाओं तक वहाँ पे लालू और राबड़ी की गवर्नमेंट थी, जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन उसी पब्लिक ने जिन्हें 15 साल तक इन्हें रखा, उखाड़ फेंका। तो पब्लिक के पास चॉइस है इंडिया में, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। यही चॉइस, रियल चॉइस अवेलेबल होनी पड़ी। तो ये है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग रूलर्स को हटा के, इफ़ दे विश शो, अगर उनकी इच्छा हो बदलने की तो कर सके। सो इसलिए आ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र हमेशा उन चुनावों पर आधारित होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर हो, यानी उसमें कोई डर्टी ट्रिक्स यूज ना हो, सही तरीके से हो और स्वतंत्र हो, यानी कंटेस्ट इलेक्शन करने वाले भी स्वतंत्र हों और वोट देने वालों पे भी कोई दबाव ना हो। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग, और जो सरकार में हैं, मतलब दोज करेंटली इन पावर, उन्हें डर लगा रहे कि हमारी सत्ता जा भी सकती है, अगर चुनाव में हम हार गए तो तब जाके हम उन इलेक्शंस को कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है, हाँ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्योंकि अब देखिए हमने इलेक्शन पे अभी डिस्कशन किया, रूलर पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आती है जो लोग वोट देंगे, पीपल, जो हमने शुरू में मैं आपको बता दिया, ERP। एक चौथा भी मैंने बताया था जो हम इसी में पढ़ेंगे। तो अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपने इतिहास में पढ़ा हुआ किस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी में संभव हो पाता है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब लगभग ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि एक उम्र जो वहाँ की सरकार ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में या जो लॉ के द्वारा तय की गई हो, उस उम्र को पार करने के बाद, उस उम्र को टच करने के बाद स्वतः ही अपने आप ही मत देने का, वोट देने का अधिकार मिल जाए, और वो भी पुरुष और स्त्री दोनों को। वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, सार्वभौमिक मताधिकार, शायद हिंदी इसकी यही होगी। अब लगभग डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्ट किया जा चुका है, लोगों को मत देने का अधिकार होता है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनायल। अब प्रश्न ये उठता है, इंटरेस्टिंग तभी होगा ना जब हम ऐसी भी एग्जांपल दें जहाँ पे डिनायल है। इसका डिनायल का मतलब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अवेलेबल नहीं है, या तो पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है, महिलाओं को पुरुषों को नहीं है, इस तरह से होगा। देखिए पुरुषों को तो होगा अधिकार, तो महिलाओं को नहीं मिल रहा था। ऑफ इक्वल राइट टू वोट, तो इक्वल राइट टू वोट का मतलब जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में इक्वल राइट टू वोट होता है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में अगर 18 ईयर की एज आप टच कर रहे हो, उसके ऊपर चले गए हो, तो स्वतः ही आप वोटर बन जाओगे, चाहे आप मेल या फीमेल, दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो अंटिल 2015 तक, देखिए बहुत अच्छे उदाहरण हैं। 2015 तक इन सऊदी अरेबिया में आपको मालूम है वहाँ पे मोनार्की है। वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, डिड नॉट हैव राइट टू वोट, वहाँ पे सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। अब ऐसे भी सऊदी अरेबिया में किंगशिप है, वहाँ कोई मतलब ही नहीं चुनाव का। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट, अब देखिए एस्टोनिया की बात आती है जो कि नदर्न यूरोप में है, रशिया से सटा हुआ है, फिनलैंड के नीचे। हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स, तो एस्टोनिया एक रिपब्लिक है और उसने अपने सिटीजनशिप रूल्स बनाए हैं, वो मतलब अपने नागरिकों के लिए। वो कैसे बनाए हैं कि पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। कि अब देखिए रशिया से सटा हुआ है, कभी सोवियत संघ का हिस्सा भी था, मतलब USSR, जो आपने क्लास 9 की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगर वो रशियन मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं और इस देश के नागरिक हैं, तो वो दरअसल रशियन माइनॉरिटी की बात हो रही है, कम संख्या में वो लोग रहते हैं, मेजॉरिटी में एस्टोनियंस हैं, तो उनको वोट देने का अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिल सकता है, आसानी से उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे भी इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं फिजी, जिसे अब छोटा सा मिनी भारत भी कहा जाता है।
द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट, वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम इस प्रकार से है कि वहाँ का जो मूल निवासी, इंडिजिनस का मतलब होता है ओरिजिनल, जो वहाँ का निवासी है, और यहाँ से भारत से भी जाके वहाँ काफ़ी लोग बसे हुए हैं ना, इसलिए इसको मिनी भारत कहा जाता है। तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं, शुरू से वहाँ रह रहे थे, उनके वोट की वैल्यू, और जो इंडियन फ़िजी हैं, भारत से जाके वहाँ बस गए हैं, वापस नहीं लौटे हैं, वहीं पे बस गए, उनके वोट की वैल्यू में डिफरेंस है। अच्छा, इंडिया में क्या सिस्टम है? इंडिया में सिस्टम है कि अगर एक वोट है तो उसकी वैल्यू, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, उसके वोट की वैल्यू और एक गरीब के वोट की वैल्यू बराबर है। यानी अगर वो वोट डाल रहा है तो वो 1 ही गिना जाएगा। एक व्यक्ति का वोट सिर्फ 1 एक बार काउंट होगा, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी जब हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं। फ़िजी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिजिनस मतलब द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ फ़िजी एंड द इंडियन फ़िजी। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए। हमने देखा कि महिलाओं का अधिकार नहीं है सऊदी अरबिया में, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है उसे वोट देने का अधिकार आसानी से नहीं मिलता, और फ़िजी में इंडियन फ़िजियन पीपल और जो वहाँ के लोकल फ़िजियन पीपल हैं, दोनों के बीच में वोटिंग वैल्यू में डिफरेंस है। मतलब अब मुझे तो नहीं मालूम है, मैं इसको ऐसी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर वहाँ का जो इंडिजिनस फ़िजियन है, तो उसने एक वोट डाला, तो मान लीजिए उसको 5 बार माना गया, और इंडियन फ़िजियन ने डाला, मतलब जो इंडियन है उसके एक वोट को सिर्फ एक बार माना गया। तो आप सोचिए कि यहाँ पे अगर 2 लोग वोट डालेंगे तो वहाँ 10 होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, तो 5 टाइम्स उनके वोट की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर मान लीजिए 4 लोगों ने, 4 इंडियन फ़िजियन ने वोट कैंडिडेट बी को दिया, और वहाँ के एक लोकल फ़िजियन ने एक वोट कैंडिडेट ए को दिया। तब आप देखिए एक वोट की वैल्यू 5 हो गई, और यहाँ पे 4 लोगों ने वोट दिया, एक नहीं 4 लोगों ने वोट दिया, उसके बावजूद भी 1-1 की वजह से यहाँ की वोट की वैल्यू 4 है, यही जीता माना जाएगा। तो ये डिफरेंस है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल का मतलब एकदम रूट, जड़ में जो चीज़ हो, जिस पे आधारित चीज़ें हों, जो बेस हो किसी का, वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांत जिस पर डेमोक्रेसी चलती है, उनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वो बेस्ड है, इसको भूलिएगा मत, पॉलिटिकल इक्वलिटी पे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पॉलिटिकल इक्वलिटी पे। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है। कभी फिल इन द ब्लैंक आए, ऑप्शंस आए, तो आप इसी को टिक करिएगा कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, नो सोशल इक्वलिटी, नो इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट और डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट जो इलेक्शन के जरिए भरे जा सकते हैं, वहाँ पर सबको जाने का अधिकार है। यही है पॉलिटिकल इक्वलिटी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, एमएलए बनना चाहते हो, तो जो उसकी कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हो, तो आप जाओ चुनाव लड़ो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। रूल्स सबके लिए बराबर हैं। यही है पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी चाइना में नहीं है। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी जो हमने ऊपर देखा 3 एग्जाम्पल, वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कहीं वोटिंग राइट्स नहीं है, तो कहीं वोट के वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। और ये पॉलिटिकल इक्वलिटी देश का जो संविधान और ये पॉलिटिकल इक्वलिटी जो देश का संविधान होता है, उससे मिलती है। समझे आप? दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर। अब हमें थर्ड फीचर मिल रहा है। इन अ डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र है, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। वी शैल रीड अबाउट इट इन चैप्टर 3। देखिए, जितने फीचर्स हम पढ़ रहे हैं सब पे एक चैप्टर डिवोटेड है। मतलब अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा आगे, अगर आप बढ़ जाते हो वैसे ही। तो अगर एक व्यक्ति है, अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें और 18 साल उसका पूरा हो चुका है, तो इसको वोटिंग राइट मिल जाएगा, और इस वोट की कीमत 1 होगी, 1। अगर 2 वोट 2 लोगों ने डाले हैं तो वोट गिने जाएंगे, तो 2 माने जाएंगे, अगर वो वैलिड वोट हैं तो। तो यहीं से हेडिंग दी गई है कि एक व्यक्ति, एक वोट, और उसकी कीमत 1, वैल्यू सब वोट की सेम होनी चाहिए। ये जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है तब होता है। तो हमने 3 फीचर पढ़ लिए भाई। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने कार्टून का ऑलरेडी बताया हुआ है कि कार्टून पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए परेशान आप बिल्कुल मत होइए, एक ही वीडियो में सब मैं पूरा कर दूंगा। तब तक आप जो सोचते हो कार्टून जो समझ में आ रहा है अपने मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए। वही जो चौथा मैंने बताया था कि गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या गवर्नमेंट मनमाने तरीके से काम कर सकती है डेमोक्रेसी में। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो देखिए, कानून का शासन होना चाहिए और लोगों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, ये भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। मतलब हमने देखा कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड रूलर्स के पास होनी चाहिए।
जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इसके अलावा जो पीपल हैं उनको जो वोटिंग राइट्स हैं वो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे वो वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो डेमोक्रेसी की 3 शर्तें। अब चौथा क्या है उसको भी हम देखते हैं और एग्जाम्पल से। जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका का एक देश है, अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। देखिए 1980 में जिम्बाब्वे ने आज़ादी प्राप्त की। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई जानो पीएफ, एक ही पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है। जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट इसका फुल फॉर्म है, द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1980 के पहले जब जिम्बाब्वे गुलाम था तो वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में इस पार्टी ने अपना अपना ही रोल निभाया था। जैसे यहाँ पे कांग्रेस ने इंडिया में रोल निभाया था और कांग्रेस आज तक चली आ रही है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, यानी वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटीज़ में इनका नाम आता है। ही इज़ डेड नाउ, 90+ में जाके कहीं इनकी डेथ हुई है। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। वाओ! अब आप सोच रहे होंगे कब तक शासन किया? जी हाँ, 1980 से लेके 2017 तक इसी व्यक्ति ने शासन किया। वो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट रहा और इलेक्शन भी कराता रहा बराबर और चुन कर आता रहा, यानी जो डेमोक्रेसी की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करता रहा, लेकिन सत्ता से कभी हटा ही नहीं। वहाँ पे भी एक प्रकार से मिलिट्री ने दखल दिया, तब जाके सत्ता से हटे हैं ये 2017 में। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने आज़ादी की बाद से देश पे शासन किया लगातार। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, मतलब इलेक्शंस वहाँ पर होते थे। एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ, और हमेशा वहाँ के इलेक्शंस को यही पार्टी जीत जाती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। वैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है कि रॉबर्ट मुगाबे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे लोगों के बीच में, लोग उन्हें पसंद करते थे और चाहते थे कि वो सत्ता में बने रहें। क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल था तो रॉबर्ट मुगाबे ने जो जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया था, तो इसलिए मतलब ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर आल्सो, तो लोग पसंद करते थे। लेकिन इतना कि 1980 से लेकर 2017 तक ऐसा तो नहीं होता। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। वो पॉपुलर तो थे लेकिन साथ ही साथ वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, डर्टी टिक्स का यूज़ करते थे इलेक्शन में, यानी नाजायज़ तरीके अपनाते थे जो जायज़ नहीं थे, लीगल नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थे, गलत तरीके अपनाते थे। ओवर द ईयर्स इस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल डाला। उधर देखिए नवाज शरीफ को हटाकर जब परवेज़ मुशर्रफ गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बदला था। क्या इशू किया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था सेवरल टाइम्स। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बदला टू इंक्रीज द पावर, और हर बार अपनी प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाते चले गए। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, मतलब उन्होंने क्या काम किया कि अपनी पावर तो बढ़ाई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कम होती चली गई। मतलब उनकी शक्तियाँ तो बढ़ी लेकिन जिम्मेदारियाँ कम हो गई। जैसे किसी के पास 10 रुपया हो और उसके पास खर्चा 20 रुपये का हो तो परेशान हो जाएगा, और किसी के पास 10 रुपया हो और खर्चा 2 रुपये का भी ना हो तो एक प्रकार से उसके पास तो ये पैसा बचा रह जाएगा, जिम्मेदारियाँ उसकी कम हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो उन्होंने शक्तियाँ तो बढ़ा ली लेकिन जवाबदेही उनकी कम हो गई, लेस अकाउंटेबल अपने आप को बनाया, मतलब लोग उनसे जवाब नहीं मांग सकते थे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरास्ड। अब देखिए अगर किसी पार्टी को बराबर सत्ता में बने रहना है तो अपोजिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी के लोगों को परेशान किया जाता था। मेरे देश में वेरी इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एंड आई वुड फील सॉरी इफ़ एनीबडी बिलोंग्स टू दैट स्टेट। वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिलती है। यहाँ का इतिहास रहा है, और वो हिंसा किनके साथ होती है? अपोजिशन मेंबर के साथ हो। ज़रा सोचिए कि अगर 2 पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, मान लीजिए ए और बी पार्टी चुनाव जीती है और दोबारा फिर जीत जाती है, तो जिन लोगों ने ए को वोट दिया है उनको टारगेट किया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक प्रकार से अपोजिशन पार्टीज़ को डराना, धमकाना, उनके खिलाफ केस बना देना, उन्हें जेल में डालने की कोशिश करना, उनके परिवार वालों को तकलीफ पहुँचाना, मतलब हीनस क्राइम्स, वायलेंस से लेके रेप से लेके सो मैनी डिस्गस्टिंग वायलेंस देखने को इसी वीडियो को बनाए नहीं पहले जो मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई है और उनकी देख रेख में हुआ, मतलब शी इज़ द विटनेस ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि ऐसा कहा जाए कि उनकी रजामंदी से ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर सा है तो पुलिस को कंट्रोल कर सकती है, वो एक्शन ले सकती है। ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता। सत्ताएं बदलती हैं, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वहाँ के वोटर को डर नहीं लगा रहता कि अगर मेरे
द्वारा जो वोट दिया गया है वो दल सरकार में नहीं आया तो दूसरे दल वाले मुझे परेशान कर देंगे। इससे एक डर बैठ जाता है, इसे हरासमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हरासमेंट किया जाता था एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और अगर अपोजिशन कोई मीटिंग करना चाहता हो, कोई रैली करना चाहते हो, तो उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाता था, ठीक से होने नहीं दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब देखिए, यानी सरकार के खिलाफ आप ना तो विरोध जता सकते हो, ना कोई प्रदर्शन कर सकते हो कि तख्तियाँ लेके जुलूस निकाल के सरकार हाय हाय, सरकार मुर्दाबाद, इस तरह नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाए तो भाई वो तो अनडेमोक्रेटिक होगा। क्या भारत में है? भारत में तो तमाम रैलियाँ होती हैं, भारत में तो लोग पता नहीं कितना कुछ तो प्राइम मिनिस्टर तक को कह देते हैं। देयर वॉज द लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ओह, वहाँ पे ऐसा भी कानून था जो वहाँ के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने पर सज़ा का प्रावधान था। मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट को, ज़्यादा आप खिलाफ नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट के। अरे ऐसे भी कानून बनते हैं क्या? टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो टेलीविज़न रेडियो पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, मतलब सरकार की ही वहाँ पे खबरें दिखाई जाती थी। ऐसा एक एग्जांपल आप मुझे और दे सकते हैं? जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश चाइना। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश चाइना। वहाँ पूरी तरह से मीडिया पर गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ मीडियम नहीं दिखाया जाता। इसे कहते हैं सेंसरशिप। तो टेलीविज़न यानी मीडिया जो था, रेडियो, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था और वो सिर्फ पार्टी का वर्जन ही दिखाते थे। पार्टी के वर्जन का मतलब क्या समझे आप? जो उस समय सत्ता में पार्टी थी, जो वो कहती थी मीडिया वाले वही दिखाते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स। कुछ न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट थे, मतलब हिम्मत करते थे कि वो खुलकर सरकार की आलोचना कर सकें। बट द गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट। लेकिन उन पत्रकारों को जो गवर्नमेंट परेशान करती थी, जो उसके खिलाफ जाते थे। देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार पत्रकारिता सरकार के खिलाफ करता है, सरकार की आलोचना करता है, तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स। ओह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट के जजमेंट्स को भी गवर्नमेंट इग्नोर कर दिया करती थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अब के एक प्रिंसिपल है कि वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। दैट वेंट अगेंस्ट इट। तो अगर कोर्ट भी कोई ऑर्डर उसके खिलाफ पारित करते थे तो उसको भी प्रेसिडेंट इग्नोर कर देते थे और जजेस पे भी दबाव डालते थे। अरे भाई, आप जजेस को दबाव पे डालोगे तो न्याय कहाँ से कर पाएंगे वो? ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 के अंत में। 2017 में उन्हें बेदखल कर दिया गया और इसमें मिलिट्री ने आकर ही इन्हें बेदखल किया। उन्हीं की पार्टी के लोगों से मिलकर इन्हें बाहर कर दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। हमने देखा जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से कि पॉपुलर अप्रूवल किसी भी रूलर के लिए ज़रूरी है अगर डेमोक्रेसी है वहाँ पे। पॉपुलर अप्रूवल का मतलब जनता का समर्थन, जो कि इलेक्शन में वोट के द्वारा जनता अपना समर्थन देती, उसी को कहा जाता है पॉपुलर अप्रूवल। तो जनता का समर्थन डेमोक्रेसी में प्राप्त होना ज़रूरी है, जिम्बाब्वे ये दिखाता है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। चुनी हुई सरकार भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। ये दरअसल जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक इसी पे है कि पूरे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार भी अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर सकती है, बशर्ते पब्लिक का सपोर्ट उसको हासिल हो। मतलब रॉबर्ट मुगाबे को पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो ऐसी स्थिति में रॉबर्ट मुगाबे मनमानी कर रहे थे वहाँ पे। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए और बहुत ही फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं वो भी ऑटोक्रेटिक मतलब मनमाने तरीके से शासन चला सकती हैं। जिम्बाब्वे हमें एग्जांपल देता है। इफ़ यू विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, अगर हमें डेमोक्रेसी का आकलन करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट लुक एट द इलेक्शंस। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये हमने देखा। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, मतलब बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस भी हमें गौर करना पड़ेगा। अब देखिए, जो मैंने वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया था, उसमें इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों चीज़ें देखने लायक थी। इलेक्शन के पहले भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, धमकी दी जा रही थी, और इलेक्शन के बाद तो खुलकर वायलेंस हुआ। आप ये समझिए कि लोगों को भागकर असम में और बिहार में जाके शरण लेनी पड़ी थी। किनको? वो लोग जिन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस जिसे कहा जाता है, उसे वोट नहीं दिया था, उनको टारगेट किया गया था। अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और जो रूलिंग्स आई हैं, वो रूलिंग्स बताती हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का वायलेंस आफ्टर इलेक्शन वायलेंस। इस तरह की जो जाँच की रिपोर्ट है उसमें निकल के आया है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ममता बनर्जी इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल, नो डाउट, क्योंकि उन्हें जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उससे भी बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, मतलब बहुत ज़्यादा वोट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
एक्ट्स नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट एज इफ क्वीन ऑफ अ किंगडम। ये उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लोकतंत्र में जांच के बाद ये पाया गया कि जैसे ममता बनर्जी भारत के संविधान के अनुसार एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक रानी के रूप में जो अपने राज्य में जो चाहे वो कर सकती, इस तरह से शासन कर रही थी। यही हाल रॉबर्ट मुगाबे का था, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर बार बार भेज देती थी और इसलिए उन्हें कोई हटाने वाला नहीं था। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। कम से कम उस देश में नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन। पॉलिटिकल अपोजिशन को पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शंस के पीरियड के दौरान, मतलब अपोजिशन खुलकर प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, चुनाव लड़ सके। और मीडिया में भी कोई कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए कि अपोजिशन को मौका ना मिले। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ऐसा तब हो सकता है जब जो स्टेट है, मतलब जो सरकार है, राज्य है, वो राइट्स ऑफ सिटीजन्स का सम्मान करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक। अब जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि लोगों को सोचने का, अपना विचार बनाने का और पब्लिक में उसे एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी वो खुलकर अपनी बात को रख सकें। ये बात टू फॉर्म एसोसिएशन और अपने दल बना सकें, ग्रुप बना सकें, पार्टी बना सकें, ये भी अधिकार होना चाहिए। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, वो विरोध करना चाहें तो विरोध कर सकें और अगर कोई राजनीतिक कदम उठाना चाहें तो भी उन्हें कोई रोके ना। जैसे मान लीजिए कोई रैली करनी हो, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना हो तो उन्हें कोई रोके ना। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के सामने सब बराबर होने चाहिए, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पूरी तरह से लागू होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट। अब इन राइट्स का संरक्षण कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। किसी भी डेमोक्रेसी की जान होती है, उसके 4 पिलर्स होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और साथ में जुडिशरी, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, मतलब उस पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट मुगाबे तो इनको भी प्रेशराइज कर दिया करता था। और हमारे देश में, इंडिया में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र फ्री जुडिशरी है भी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है उसकी संरक्षक होती है जुडिशरी, उसकी रक्षा करने वाली होती है जुडिशरी। और इसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनकी भी रक्षा सरकार से जुडिशरी ही करती है। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, और उस जुडिशरी के जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें सबको पालन करना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट, इस पे भी चैप्टर 5 है, हम वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के बाद सरकार कैसे चलनी चाहिए? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर लाइक्स। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने मनमानी नहीं कर सकती, जैसा रॉबर्ट मुगाबे का हमने एग्जाम्पल लिया था। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन, चूँकि वो इलेक्शन जीत के आ गए हैं, मतलब बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमाना शासन चलाएंगे। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उन्हें कुछ रूल्स को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म होने का तो जरिया बताता है कैसे फॉर्म होगी, लेकिन सरकार कैसे चलेगी, क्या डिसीजन लेंगे, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बताएगा। तो इसलिए इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पार्टिकुलर खासकर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी भी देश में माइनॉरिटीज़ भी होती है जिनकी संख्या कम होती है, मतलब जिनकी संख्या किसी देश से, अब इंडिया में अगर हम देखें तो हिंदूज़ आर इन मेजॉरिटी। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स तो अच्छी खासी संख्या में हैं, बट फिर भी हम उन्हें, अगर हम मेजॉरिटी से तुलना करें तो माइनॉरिटी में हम रखेंगे। तो कोई भी सरकार हो उसे माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई सरकार कोई निर्णय लेती है तो अच्छी खासी सलाह मशवरा का प्रावधान होना चाहिए, कंसल्टेशंस करने चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन ऑफिसर बियरर है सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ तक कि जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, मतलब जो कार्यालय में बैठते हैं, जैसे डीएम है तो डीएम का एक ऑफिस होगा, तो वो ऑफिस बियरर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपके स्कूल में आपके हैं तो प्रिंसिपल का ऑफिस बियरर प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जो भी ऑफिस में बैठते हैं, कार्यालय में बैठते हैं, अधिकारी हैं, है सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके अधिकार भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर उन्हें पावर मिली हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली हुई है, असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, एंड द लॉ, और कानून से मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के राइट्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल। देखिए, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, मतलब हम आपसे जवाब मांग सकते हैं और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा हमारे प्रश्नों का। तो एक प्रकार से अगर मैं प्रश्न करूं और आप जवाब देने के लिए बाध्य हैं तो आप अकाउंटेबल माने जाएंगे मेरे प्रति। जैसे टीचर आपको होमवर्क देता है, उसके बाद दूसरे दिन पूछता है होमवर्क कहाँ है, लाओ दिखाओ, तो अब आप अकाउंटेबल हो टीचर के प्रति।
हाँ, आप कुछ पूछते हो, टीचर आपको बताए तो टीचर अकाउंटेबल है आपके प्रति, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है, और ख़ासकर गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है जनता के प्रति। चुनाव में वो जनता के प्रति अकाउंटेबल है, जब जाती है तो बताती है हमने क्या-क्या काम किया। मतलब जब वोट माँगते हैं तो वो जनता को बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या काम किया। और पार्लियामेंट में भी वो अकाउंटेबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं पार्लियामेंट में, संसद में। आपने देखा होगा टीवी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार के मंत्री जवाब देते हैं। इसे कहते हैं जवाबदेही बन इसे कहते हैं जवाबदेह होना। तो इसलिए कोई भी ऑफिस बेरर है वो अकाउंटेबल है, नॉट ओनली टू द पीपल, सिर्फ लोगों के प्रति नहीं, बट अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी काम करते हो तो उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। तो चैप्टर 4 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर हमें एक चौथा और अंतिम फीचर मिलता है कि आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। मीन्स कि अगर कोई सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसे लिमिट्स में काम करना पड़ेगा। वो लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, और उन लिमिट्स में सबसे बड़ी लिमिट्स होती है सिटीजन्स राइट्स, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो राइट्स एक लिमिटेशन का काम करते हैं सरकार पर। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा गया है वो भी लिमिटेशन का काम करते हैं सरकार पर। उनसे बाहर जाके सरकार काम नहीं कर सकती, ये लिमिट्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, और फिर वो कोर्ट में भी जा सकता है, कोर्ट उस पर एक रिव्यू कर सकता है कि हाँ वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, तब कहीं जाके वो लागू होगा। डेमोक्रेसी में कई स्टेप्स होते हैं, तब जाके कोई डिसीजन बनता है और इम्प्लीमेंट होता है। ये स्टेप्स ही लिमिटेशंस हैं। अब आते हैं हम एक समरी डेफिनेशन की तरफ। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। तो जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको अब हम सम अप करते हैं, मतलब उसको कंक्लूड करते हैं। वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। हमने एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरुआत की थी, सिंपल सी डेफिनेशन से। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंडेड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। तो हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी की सही तस्वीर हमारे सामने पेश नहीं करता। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। जब तक कि हम इसमें जो की वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे डेमोक्रेसी में हमने देखा गवर्नमेंट देखा, हमने रूलर्स देखा, हमने इलेक्शन देखा, हमने लोग देखे, पीपल, गवर्नमेंट का रूप देखा, जब तक कि हम इनके की वर्ड्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर ले गए तब तक हमें समझ में नहीं आया। की वर्ड्स यूज इन थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स। कई एग्जाम्पल्स हमने देखे। वी वर्कड आउट 4 फीचर्स, 4 फीचर्स हमने पढ़े ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट किस तरह की होती है। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। तो अब हमारे पास 4 फीचर्स हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। अब देखिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे इसमें सिर्फ इतना लिखा गया था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सिर्फ इतना था। लेकिन यहाँ पर हमने जोड़ दिया कि इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल। अब ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा होगा, ये वीडियो ऐसे लंबा हो चुका है। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। मीन्स कि इलेक्शंस इस प्रकार से होने चाहिए। वहाँ तो सिर्फ इलेक्शंस लिख दिए गए थे कि इलेक्शन में चुना जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शंस इस प्रकार से होने चाहिए कि उसमें चॉइस मिले हमें और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को कि वो अपने रूलर्स को चेंज कर सकें, वोट देकर सरकार बदल सकें। अब यहाँ पे आप किस देश का एग्जाम्पल याद रखेंगे? जानू पीएफ पार्टी आपको याद रहेगी, जिम्बाब्वे का केस, बाकी चाइना वाला का केस तो बनता ही है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। इसका क्या मतलब समझे कि इलेक्शन के समय जो चॉइस हमें मिली है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, वोट देके। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, चॉइस है, वो सब लोगों को मिलनी चाहिए। मतलब दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हमने की थी। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, मतलब इस चॉइस जो हम यहाँ देखिए चॉइस की बार बार बात हो रही है, ये चॉइस हमें इलेक्शन में मिलती है। लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। क्या समझे कि इस चॉइस का यूज़ करते हुए हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को मौका देते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म हो, लेकिन वो गवर्नमेंट लिमिट में काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स हैं, उससे वो लिमिट हो जाती है, और उनमें सिटीजन्स के राइट्स भी लिमिट का काम करते हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को ओवररूल नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, यह हमारा नागरिक होने के नाते अधिकार भी है। अब हम बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमें उसकी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती तो हम इसे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन हमें कोई मना नहीं करेगा।
ना कोई सरकार हमारे खिलाफ एक्शन लेगी अगर हम सही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और अपनी बात को खुलकर रख पा रहे हैं। ये है लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। अब आप याद करिए रॉबर्ट मुगाबे, उसने तो लॉ ही पास कर रखा था कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमने कई फीचर्स पढ़े, 4 फीचर्स पढ़े कि डिसीजन लेने की पावर चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, चुनाव में चुनने और चुने जाने का अधिकार इक्वली सबको अवेलेबल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, चुनाव में चॉइस होनी चाहिए, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि हम सरकार बदल सकें, और सरकार बनने के बाद आफ्टर द इलेक्शन द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, इट शुड एक्ट विद इन द लिमिट्स set by the constitution and the citizens rights. So ending the tutorial here, thank you, keep watching, keep learning.